कोला हर साल अपनी एडवर्टाइजिंग के ऊपर बिलियंस खर्च करता है, मगर कभी भी अपनी प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट बेचता नहीं है। असल के अंदर वो एक ख्याल बेचता है, खुशी, इत्तेहाद और मिलाप। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये एक धोखा है। असल हकीकत को छुपाने के लिए कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा संजीदा इल्जामात लगे हुए हैं, जैसे कि बीमारियां, कहत, इस्तेसाल और भी काफी सारे। तो तैयार हो जाएं। आज हम एक ऐसे सफर के ऊपर जाने वाले हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कोका कोला की कुछ डिस्टर्बिंग तारीख जो 3 मुख्तलिफ सदियों के ऊपर मुश्तमिल है। हम देखेंगे कि कोका कोला कैसे दुनिया का सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला ब्रांड बना और किस कीमत के ऊपर, क्योंकि ये चीज तो बिल्कुल तय है कि सिर्फ चीनी वाला पानी बेच के कोई इतनी बड़ी एम्पायर नहीं बना सकता। There's nothing like ice cold Coca-Cola. कोका कोला ताजगी का एक एहसास देता है कि इस आइस कोल्ड कोला का कोई मुकाबला नहीं। 1880s के अंदर यूएसए के अंदर लोग डॉक्टर्स के बहुत ज्यादा खिलाफ हो चुके हुए थे और लोगों ने घर के इलाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। बहुत से फरेबी तिजारत करने वाले लोग इस मौके का फायदा उठा रहे थे और तरह तरह के पोशंस बना के लोगों को दवाइयों के तौर पे बेच रहे थे। एक बहुत ही मशहूर पेटेंट दवा जिसका नाम विन मिरियानी था, जो वाइन और कोकेन का मिक्स था, हर बीमारी का इलाज कर देता था। अगर आप दिन में 3 ग्लास पिए। एक शख्स जो इस टॉनिक का दीवाना था, उसका नाम था जॉन पेम्बरटन, जो एक जंग का फौजी था जो जंग में बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुआ था। डॉक्टर ने सोचा था कि वो जल्दी मर जाएगा और उसे मॉर्फिन के इंजेक्शंस देना शुरू कर दिए ताकि उसे दर्द में राहत मिले, मगर जॉन जिंदगी की जंग में बच गया। लेकिन इसके साथ साथ उसे मॉर्फिन की लत लग गई। जब उसे विन मारियानी मिली तो वो तो इस ड्रिंक का बस दीवाना ही हो गया था। उसे लगा कि शायद मॉर्फिन की जो लत है वो ये टॉनिक उससे छुटकारा दिलाने में इसकी मदद कर रही है, मगर असल के अंदर वो सिर्फ इस वजह से बेहतर फील करता था बिकॉज उस टॉनिक के अंदर कोकेन थी। अब जॉन खुद भी एक केमिस्ट रह चुका हुआ था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो भी अपनी ऐसी ही एक मिलती जुलती ड्रिंक बनाए और 1884 के अंदर उसने फ्रेंच वाइन कोला लॉन्च की, जो विन मारियानी का एक मुतबादिल था। ये ड्रिंक जल्द ही कोका कोला बनने वाली। अब असल के अंदर जॉन कोई फरेबी सेल्समैन था नहीं, उसे अपनी ड्रिंक पर पूरा यकीन था, बस उसकी टाइमिंग खराब थी, वेशन लग गया और वाइन के ऊपर पूरे तरीके से पाबंदी लग गई थी और जिसकी वजह से जॉन को अपनी ड्रिंक में से वाइन निकालकर कार्बोनेटेड वाटर ऐड करना पड़ा, जो टेस्ट में बहुत ज्यादा कड़वा था। उस कड़वाहट को दूर करने के लिए उसने अपनी ड्रिंक के अंदर काफी ज्यादा शुगर डाली। उस वक्त उसके अकाउंटेंट फ्रैंक रॉबिन्सन ने इस ड्रिंक को एक नाम दिया, कोका कोला, जो ड्रिंक के 2 मेन इंग्रेडिएंट कोका लीफ और कोला नट से मिलकर बना है। अब कंपनी बाद में हमेशा यही क्लेम करती है कि कोका कोला का नाम किसी खास स्पेसिफिक मकसद की वजह से नहीं रखा गया था, ये बस एम ही एक लफ्ज है। मगर बात असल के अंदर ये है, ये नाम ड्रिंक के अंदर मौजूद 2 मेन इंग्रेडिएंट्स का हवाला देते हैं, कोला नट जिससे कैफीन बनती है और कोला लीफ जिससे कोकेन बनती है। आज तक कोका कोला ये डिनाई करता आया है कि उनके फॉर्मूला के अंदर ना ही कोकेन डलती है और ना ही कैफीन, लेकिन ये बात बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट हो चुकी हुई है कि कोका कोला कोका लीफ जिससे के कोकेन बनती है उसका इस्तेमाल अपनी ड्रिंक्स बनाने के लिए करता रहा है। आखिरकार 1929 के अंदर उन्होंने कोका लीफ में से कोकेन एक्चुअल में एक्सट्रैक्ट करने का तरीका निकाल लिया हुआ था और तब जाके ये बात समझ आई कि कोकेन कोई इतना भी ज्यादा मेडिकल सब्सटेंस नहीं था जितना कि उसको समझा जा रहा था। लेकिन 1880s में किसी को कोका कोला के अंदर कोकेन हो या ना हो इसकी कोई फिक्र नहीं थी। वाइन हटाने के बाद कोका कोला को एक्चुअल में अब बेचा जा सकता था, मगर मसला ये था कि उस वक्त ज्यादातर लोग इसको खरीद नहीं रहे थे। जॉन अब भी लोगों को इस ड्रिंक के मेडिकल फायदे बयान करता था। कोका कोला के पहले एड ऐसे एक हार्मफुल वंडरफुल ब्रेन टॉनिक की बात करता है जो हेडेक्स और पेट की दर्द को दूर करता है, मगर सेल्स बहुत ज्यादा धीमी थी क्योंकि बहुत सी और पेटेंट मेडिसिन भी यही सब कुछ क्लेम करती थी जो कि कोका कोला करता था, इसलिए कोका कोला मार्केट के अंदर कुछ खास नुमाया नहीं हो। इसी दौरान जॉन की काफी ज्यादा तबीयत भी खराब होना शुरू हो गई, उसकी दर्दें और एडिक्शन जो है वो बढ़ रही थी एंड 1888 के अंदर जॉन पेम्बरटन की डेथ हो गई। सबसे अफसोसनाक बात तो ये थी कि जॉन कभी भी नहीं जान पाया कि आगे चल के उसका ये ब्रांड कोका कोला कितना बड़ा सेंसेशन बनने वाला था। जब जॉन का इंतकाल होने वाला था उसने कंपनी सिर्फ $2300 के अंदर एक एम्बिशियस वर्कहोलिक बिजनेसमैन ऐसा कैंडलर को सेल कर दी। कैंडलर ने फिर कंपनी के साथ साथ काफी ज्यादा वो शेयर्स भी खरीदना शुरू कर दिए मार्केट में से जो कि जॉन अपनी जिंदगी के अंदर बेच चुका हुआ था ताकि पूरी कंपनी के स्टेक्स और कंट्रोल उसी के हाथ में रहे। बाद में इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कैंडलर ने ये सब शेयर्स असल के अंदर खरीदे नहीं थे क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसके फर्जी साइन लेने की अफवाहें फैली थी। हम कभी एग्जैक्टली नहीं जान पाएंगे कि ये सारी अफवाहों में कितनी सदाकत है क्योंकि कैंडलर ने कंपनी के पुराने जितने भी रिकॉर्ड्स थे उनको जला दिया था। 1890s तक
कैंडलर कोका कोला का पूरा मालिक बन चुका हुआ था। लेकिन याद रहे कि पहले पहले ड्रिंक उतना मशहूर नहीं था। कैंडलर ने इस मसले का हल ये निकाला कि पूरे शहर के अंदर जगह जगह कोका कोला के बैनर्स, बिलबोर्ड और प्ले कार्ड से भर दिया। उसने यहाँ तक कि बार्स के ऊपर भी कोका कोला के लोगोस को प्रिंट करवा दिया। लेकिन कोका कोला का पहला चालाक मार्केटिंग आइडिया ये था कि उन्होंने शहर के अंदर मौजूद हर एक फार्मेसी को कांटेक्ट किया, उनके सबसे इंपॉर्टेंट और खास कस्टमर्स की डिटेल्स ली और उनको कोका कोला के फ्री कूपन्स भेज दिए। लॉजिक ये थी कि अगर वो लोगों को एक दफा अपनी ड्रिंक मुफ्त के अंदर दें तो वो उस ड्रिंक के हमेशा के कस्टमर्स बन जाएंगे, खासकर जब ड्रिंक्स के अंदर कुछ एडिक्टिव सब्सटेंसेस भी मौजूद हों। लेकिन जल्दी ये बात समझ में आ गई कि कोका कोला को एक मेडिसिन के तौर पे एडवर्टाइज नहीं किया जा सकता। बीमारों को टारगेट करने के बजाय वो हर शख्स को ये अपनी ड्रिंक बेच सकते थे, सिर्फ ये कहकर कि ये बहुत अच्छा और टेस्टी ड्रिंक है। इसका एक फायदा जो कि कोका कोला को हुआ वो ये भी था कि कोका कोला पूरे तरीके से पेटेंट मेडिसिन की इंडस्ट्री से बाहर निकल आया, जो कि कुछ ही अरसे के अंदर स्क्रूटनी का शिकार होने वाली थी। जब लोगों को पता चला कि उनके क्लेम्स गलत हैं, कोका कोला की मैस मार्केटिंग स्ट्रेटजी काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही। जैसे जैसे सेल्स बढ़ रही थी, कैंडलर भी उतने ही ज्यादा मजीद पैसे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्ची जा रहा था। उसने हत्ता तक के मूवी स्टार्स, सेलिब्रिटीज और एथलीट्स को भी पे करना शुरू कर दिया था प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए। कोका कोला की इतनी मैसिव सक्सेस इस बात के अंदर छुपी हुई थी कि उन्होंने लोगों के जहन के अंदर इस प्रोडक्ट की पॉजिटिव और एक होलसम इमेज बना दी थी। इससे ज्यादा बेहतरीन तरीका क्या हो सकता था कि आप मशहूर सेलिब्रिटीज को हायर करें जो कि बाद में आम आवाम को कोका कोला रिकमेंड। उन्होंने हत्ता तक के अपने एड्स के अंदर सेंटा क्लॉज को कोका कोला पीते हुए भी दिखा दिया ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम्स। सेक्स सेल्स आज के जमाने के अंदर बहुत ही ज्यादा क्लीशे इंडस्ट्री है। उस वक्त बहुत कम मेन स्ट्रीम के ऊपर ऐसी कंपनीज या ऐसे ब्रांड्स ऑपरेट करते थे जो कि इस टेक्निक को यूज किया करते थे, बट कोका कोला ने अपनी कोका कोला गर्ल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। खूबसूरत लड़कियां जो कि हमेशा कोक के साथ ही नजर आती। कोक ने हत्ता तक के एक स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट भी बना लिया था जो कि शहर की ट्रैफिक और सुपरमार्केट की मूवमेंट्स को एनालाइज किया करता था, ताकि ये मालूम किया जा सके कि उनके एड्स लगाने की बेहतरीन स्पॉट्स और बेहतरीन जगहें कौन कौन सी हैं। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आती गई, जैसे कि रेडियो, टीवी वगैरह, कोका कोला ने हमेशा इन नए मीडियम्स को यूज किया और इनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट में पानी की तरह पैसा बहाया है, ताकि हर जगह हर शख्स को इनकी प्रोडक्ट के बारे में पता हो। इनिशियली कोका कोला ज्यादातर सोडा फाउंटेन्स बेचा करता था। इस तरह कोका कोला के लिए बहुत से पैसे बच जाया करते थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ सिरप को तैयार करना होता था और वो ये सिरप उन लोगों को बेचा करते थे जो कि बाद में इसके अंदर कार्बोनेटेड वाटर को ऐड करके बेचा करते थे। इसलिए कोक के लिए शिपिंग कॉस्ट भी कोई इतनी ज्यादा खास नहीं थी और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बहुत ज्यादा कम था। लेकिन फिर एक दिन दो लॉयर्स आए, बेंजामिन और जोसेफ, और कैंडलर को एक आइडिया प्रेजेंट किया कि चलो कोक को बॉटल करें। शुरू में कैंडलर को यह आइडिया बहुत ज्यादा बेकार लगा। बॉटलिंग बहुत ही महंगी और मुश्किल काम था, लेकिन बेंजामिन और जोसेफ ने कहा कि वो इस काम का सारा खर्चा खुद अपने बलबूते पे उठाएंगे और इस काम को करने का सारा रिस्क भी सिर्फ उन्हीं दो लॉयर्स का होगा। तो कैंडलर मान गया और उन दोनों लॉयर्स को सिर्फ $1 नॉमिनल फी के ऊपर उसने उन दोनों लॉयर्स को कोका कोला की बॉटलिंग के फुल राइट दे दिए। कैंडलर ने सोचा कि अगर इन दोनों लॉयर्स का ये आइडिया सक्सेसफुल हो भी जाता है तो एट द एंड फायदा तो उसी का है, उसको कोक का सिरप ज्यादा से ज्यादा बेचने का मौका मिलेगा। उसके लिए अच्छी बात थी। एंड देन जैसा कि हम सब जानते हैं, बॉटल कोक एक बहुत ही बड़ी सक्सेस थी। कस्टमर्स को बॉटल कोक बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। शुरू में तो ये कैंडलर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सिरप बिक रहा था, जो कि बिजनेस के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और अच्छी बात थी। लेकिन कुछ ही देर के बाद एक बहुत बड़ा मसला हो गया। कैंडलर ने कभी भी नहीं सोचा था कि बॉटल कोक का आइडिया इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। इसीलिए उसने शुरुआत के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके अंदर कोई भी टाइम फ्रेम को तय नहीं किया गया था। यहाँ ये मेंशन किया गया था कि अगर कोक सिरप को बनाने के जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर उनकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो उन प्राइसेस को एडजस्ट कैसे किया जाएगा। इसका मतलब ये था कि कैंडलर ने बॉटलर्स को एक नेवर एंडिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया था। कोक सिरप को हमेशा एक ही सेम प्राइस के ऊपर जिंदगी भर खरीद सकते हैं, चाहे रॉ इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट कितनी ही बढ़ जाए। अगले कुछ साल इस इशू के ऊपर कोका कोला और बॉटलर्स के दरमियान कई लॉ सूट्स हुए। कोका कोला कंपनी को लाखों डॉलर्स देने पड़े थे ताकि वो कुछ बॉटलिंग राइट्स को अपने पास वापस एक्वायर कर सके। वही चंद बॉटलिंग राइट्स जो कि पहले कैंडलर ने कोड़ियों के भाव बेच दिए थे। लेकिन 1900s के शुरू के अंदर ये मसला कैंडलर के लिए कोई इतना भी खास रहा नहीं, क्योंकि कोका कोला की सेल्स साल दर साल बढ़ती ही जा रही थी और कंपनी हर साल पिछले साल से ज्यादा पैसे कमा रही थी। और ये सब कुछ कोका कोला की प्रोडक्ट की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं था। मार्केट में बहुत सी ड्रिंक्स ऐसी थी जो कि कोका कोला की कॉपी थी। अब याद रहे कि कोका कोला खुद भी एक नॉक ऑफ ड्रिंक था। कंपनी की रैपिड ग्रोथ की जो असल वजह थी वो थी उनकी मार्केटिंग। हर साल कोका कोला ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करता था मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के ऊपर, और हर साल कोका कोला की सेल्स पिछले साल से ज्यादा होती थी। लेकिन कोका कोला की सबसे बड़ी सक्सेस एक बहुत ही सरप्राइजिंग जगह से आ रही थी।
जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, अमेरिकी हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया कि चीनी को राशन किया जाए, लेकिन कोका कोला ने अजीबो-गरीब से दावे किए कि उन्हें चीनी राशनिंग से हटाया जाए, क्योंकि कोक जंग के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक निहायत ही जरूरी प्रोडक्ट है। और ये और भी अजीब बात है कि हुकूमत उनके इन सारी बातों को मान गई। ये ज्यादातर इसलिए भी था कि कोका कोला ने हुकूमत को लॉबी करने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च किए थे और मुख्तलिफ रिसर्चेस की ताकि कोका कोला के फायदों के बारे में कायल किया जा सके। उनका दावा था कि कोका कोला फौजियों को हौसला बढ़ाने और उनको एनर्जी देने में कारामद साबित हो सकता है। आखिरकार यूएस हुकूमत ने कोका कोला के एक अफसर को राशनिंग बोर्ड का मेंबर बना दी, जिन्होंने बाद में फिर कोका कोला को राशनिंग की लिस्ट से मुस्तस्ना कर दिया। जबकि हर दूसरी कंपनी को जंग के दौरान अपनी चीनी की मिकदार को कम करना पड़ा, कोका कोला के प्रेसिडेंट ने पब्लिकली ये वादा किया कि हम ये देखेंगे कि हर यूनिफॉर्म पहनने वाले आदमी को कोका कोला सिर्फ 5 सेंट की मिले, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो और चाहे इसमें हमारी कंपनी को कितना ही नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। इस लो प्राइस के ऊपर कोक की बोतल को बेचने का मतलब ये था कि कोका कोला हर ड्रिंक के ऊपर भारी नुकसान उठाने वाली थी, लेकिन ये फैसला जीनियस साबित हुआ। पहली बात तो ये कि अवाम की नजरों के अंदर, खासकर फौजियों के, कोका कोला और उनके दरमियान एक बहुत ही मजबूत ताल्लुक बन चुका हुआ था। इससे कोका कोला को बहुत ज्यादा अवाम की सपोर्ट मिली और लाखों अमेरिकन के अंदर कोका कोला और वतन परस्ती दोनों को एक साथ देखा जाने लगा। कोका कोला ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और जंग के दौरान काफी सारे एड चलाए गए जिनके अंदर फौजी कोक की बॉटल्स लेकर दिखाए गए। लेकिन बस यही नहीं, पर्दे के पीछे कोका कोला का कहना यह था कोका कोला से अमेरिका का असर ज्यादा से ज्यादा होगा और फौजियों का हौसला भी बढ़ेगा। लेकिन असल में यह हुकूमती टैक्स के पैसे के ऊपर अपने प्लांट्स पूरी दुनिया के अंदर लगाना चाह रहे थे। जंग के दौरान 64 नए कोका कोला प्लांट्स को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लगाया गया, जो ज्यादातर अमेरिकी हुकूमत के पैसों से ही बने थे। जो टेक्नीशियंस इन कोका कोला प्लांट्स को इंस्टॉल कर रहे थे, उन्हें टैंक और प्लेन्स ठीक करने वालों जितना ही जरूरी समझा जा रहा था। और क्योंकि कोका कोला एक अमेरिकी कंपनी थी और क्योंकि कोका कोला अब अमेरिकी फौजियों के लिए दुनिया भर में दस्तयाब थी, फौजी इस ड्रिंक को लोकल लोगों के साथ भी शेयर करने लगे, जिससे कोका और ज्यादा कंपनीज में फैलना काफी आसान हो गया। फौजी कोका कोला के शुक्रगुजार थे क्योंकि जंग के इस कहर में उन्हें घर का एक टेस्ट मिल रहा था और ये कोक के सबसे बड़े सपोर्टर्स बन गए। यूएस मिलिट्री वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लगभग कोका कोला की सेल्स टीम का काम कर रही थी, हर जगह नए लोगों के साथ कोक शेयर करके। जिधर जंग के बायस दुनिया की ज्यादातर कंपनीज और लोगों पर इसके तबाहकुन असरात डले, उधर कोका कोला इसी जंग की बदौलत दुनिया भर में तेजी से एक्सपैंड हो रही थी। आज के दिन पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसे 2 मुल्क हैं जहां पे कोका कोला सेल नहीं की जाती, एक क्यूबा और दूसरा नॉर्थ कोरिया। और जंग के दौरान कोका कोला ने जो डील्स की थी वो कोक की रैपिड ग्लोबल एक्सपेंशन की वजह बनी। अब बस एक छोटी सी दिलचस्प प्रॉब्लम है इस कहानी के साथ। कोका कोला असल में इतनी वतन परस्त कंपनी थी नहीं जितना वो अपने अमेरिकन फौजियों के सामने होने का दिखावा कर रही थी। Alright guys, this was the part 1 of the Coca-Cola series। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना वीडियो का तुम्हारा फेवरेट पार्ट। और अगर आप लोग इस कोक सीरीज का पार्ट 2 बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।